हेलो बच्चों, आज हम लोग एकांकी संचय की एकांकी सूखी डाली, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, इस एकांकी के संबंध में जानेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय, एकांकी का सारांश और एकांकी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे एकांकी का उद्देश्य, एकांकी का स्वरूप और एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। इन प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे, जिससे कि एकांकी को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट क्लास में सबसे पहले जानते हैं एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय। सूखी डाली एकांकी के एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, जो कि हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। इनका जन्म जालंधर में पंजाब में हुआ था और 14 दिसंबर 1910 में हुआ था। ठीक है, और जब इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया तो उसी समय से ये पंजाबी की कुछ तुकबंदियाँ लिखा करते थे, जिससे कि ये पता चलता है कि इनकी लेखन की जो प्रतिभा थी वो प्रारंभ से ही थी इनके अंदर। और फिर इन्होंने कला स्नातक किया और विधि की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, उसमें भी इन्होंने डिग्री प्राप्त की। और इसके पश्चात ये अध्यापन कार्य से जुड़ गए, यानी टीचिंग से जुड़ गए ये, और साहित्य सेवा करने लगे। इन्होंने अपना लेखन जब प्रारंभ किया तो इन्होंने उर्दू भाषा में लिखना प्रारंभ किया था, और फिर जब ये मुंशी प्रेमचंद जी के संपर्क में आए, उनकी सलाह से फिर इन्होंने हिंदी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती हैं हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में। केवल एक कथाकार या एकांकीकार के रूप में नहीं दिखाई देते, बल्कि ये कवि, आलोचक, निबंधकार, संस्मरण साहित्य के लेखक के रूप में भी हमें दिखाई पड़ते हैं ये। और हिंदी की सभी विधाओं में इनकी लेखनी चली है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके संबंध में अगर हम देखें तो गिरती दीवारें, शहर में घूमता आदमी, आईना, शहर में घूमता आईना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैद, उड़ान, पिंजरा, कंदल, मंटो मेरा दुश्मन, मुखड़ा बदल गया और अंजो दीदी, चरवाहे, इस तरह की कई इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और इन्होंने बम्बई प्रवास के दौरान, चूँकि इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया है, तो बम्बई जब ये रह रहे थे तो उस समय इन्होंने कई फिल्मों की पटकथा, संवाद और कहानियाँ भी लिखी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ 1-2 फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है। तो इनकी जो साहित्यिक सेवाएं, चूँकि वहाँ पर इनका मन नहीं रमा तो ये वहाँ पर बहुत समय तक नहीं रहे और फिर साहित्य सेवा से ही अंततः ये जुड़े रहे। तो इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनकी जितनी भी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं उनमें एक सामाजिकता की झलक दिखाई पड़ती है। उसमें जितनी भी कैरेक्टर्स को उन्होंने उभारा है, यानी चरित्रों को उभारा है, वो सभी चरित्र जो हैं वो सामाजिक और वैयक्तिक धरातल पर, उसकी यथार्थता पर, उसके जो राग देश हैं, समस्याएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यानी एक सामाजिक रूप दिखाई पड़ता है इनकी एकांकी में जो भी इनके पात्र हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है 19 जनवरी 1996 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी बच्चों एकांकीकार के संबंध में। चूँकि एकांकीकार के ऊपर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में, तो लेकिन मैं आप लोगों को ये सिर्फ जानकारी के लिए बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ परीक्षा पास करना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको थोड़ी सी जानकारी इधर उधर की भी रखनी चाहिए। और मेनली तो आप किसी भी एकांकी, कहानी जो भी पढ़ रहे हैं तो उसके लेखक के विषय में थोड़ा जानकारी जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं, आपकी पुस्तक में एकांकी है सूखी डाली, तो मेनली हमें इसके विषय में ही पढ़ना है। उसका सारांश देखते हैं हम लोग। सूखी डाली को यहाँ पर लेखक ने एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, यानी सूखी डाली कहने का मतलब यहाँ पर एक वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के रूप में संयुक्त परिवार को प्रस्तुत किया गया है। यानी ये पूरी जो एकांकी है वो संयुक्त परिवार प्रणाली को ही चित्रित करने का कार्य कर रही है। ठीक है, लेखक ने संयुक्त परिवार प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, जो उसकी जो मुख्य बातें हैं और साथ ही साथ उसकी जो समस्याएं हैं, उस सबको उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है, बिल्कुल ही यथार्थ धरातल पर।
ठीक है। तो इस जो एकांकी है सूखी डाली, इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं दादा मूलराज जी। ठीक है, और अन्य पात्रों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दादा मूलराज जी जिनकी आयु है 72 वर्ष, ठीक है, एकांकी में बताया गया है, और इनके 3 बेटे हैं। 3 बेटों में एक बड़ा बेटा है, एक मंझला और एक छोटा बेटा। ठीक है, तो बड़ा बेटा जो है वो शहीद हो गया है 1914 के महायुद्ध में। ठीक है, मंझला बेटा है, उसका नाम का जो है जिक्र किया गया है एकांकी में, नाम है करमचंद। ठीक है, और छोटा बेटा उसके नाम का कोई जिक्र नहीं है। इन तीनों ही बेटों की जो पत्नियां हैं उनको भाभी की संज्ञा दी गई है, यानी भाभी के नाम से इसमें पुकारा जाता है, और उनका मूलतः जो नाम है वो नहीं दिया गया है। तो बड़े बेटे की जो पत्नी है उसे बड़ी भाभी कहा गया है, मंझले बेटे करमचंद की जो पत्नी है उसे मंझली भाभी, और छोटे बेटे की जो पत्नी है उसे छोटी भाभी कहा गया है। ठीक है, अब इन तीनों ही जो बेटे हैं उनके भी बेटे हैं। ठीक है, तो उनके बेटों का तो जिक्र इस एकांकी में लेखक ने नहीं किया है, लेकिन उनकी जो पत्नियां हैं, ठीक है, उन पत्नियों का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो यानी जो बड़ी भाभी हैं उनका जो बेटा है उसकी पत्नी है, उसको कहते यहाँ पर बड़ी बहू कहा गया है, नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ बड़ी बहू कहा गया है। और यहाँ पर मंझली भाभी जो हैं उनका जो बेटा है उसकी पत्नी को यहाँ मंझली बहू कहा गया है, और छोटी भाभी का बेटा है उसका यहाँ नाम दिया गया है परेश। ठीक है, और उसकी जो पत्नी है उसका नाम दिया गया है यहाँ पर बेला, जिसे छोटी बहू कहा गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि किससे भाभी कहा गया है और किससे बहू, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों जो भाभी के नाम से इन्हें कहा जा रहा है, ये तीनों ही बहुएं हैं दादा मूलराज की। ठीक है, इनके बेटों की पत्नियां हैं, और ये जो तीनों बड़ी बहू नाम दिया गया है वो दादाजी की पतोहू हैं, यानी पोते की जो पत्नी है उसे कहा गया है पतोहू। ठीक है, क्लियर। तो इन्हें बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू की संज्ञा दी गई है, और छोटी बहू का यहाँ पे नाम दिया गया है बेला, और ये पूरी जो एकांकी की कथा वस्तु है वो बेला पर ही आधारित है। ठीक है, और कुछ अन्य पात्र हैं उनके विषय में भी देख लेते हैं हम लोग। इंदु है, इंदु जो है वो परेश की बहन है और छोटी भाभी उसकी बेटी है। ठीक है, मल्लू, जगदीश, भाशी ये छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें, और पारो और रजवा ये मिश्रानी हैं जो कि घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, इस तरह के ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये पात्रों की रूपरेखा हो गई। ये आपको थोड़ा सा नाम चूंकि नहीं दिए हैं तो इसे क्लियर करना पड़ेगा बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एकांकी की कथा वस्तु पे। ठीक है, क्योंकि मूल रूप से तो आपको यही जानना है कि एकांकी की कथा क्या है। ठीक है, उसे ही समझना है। तो एकांकी की जब जो कथा वस्तु है उसका जब प्रारंभ होता है, यानी एकांकी प्रारंभ होती है, तो उसके प्रारंभ में ही एकांकीकार ने एक उपक्रम दिया है, यानी एक इंट्रोडक्शन दिया है एकांकीकार ने, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि एकांकी के प्रारंभ में ही इस तरह की बातें, एकांकीकार का जो इंट्रोडक्शन है उसे पढ़ने के बाद जो है एक उत्सुकता सी जागृत होती है कि एकांकी में क्या है। ठीक है, तो एकांकी का जब प्रारंभ होता है तो उसमें लेखक बताते हैं कि आज मनुष्य जो है वो बहुत प्रगति कर रहा है और अपने कार्य के सिलसिले में बहुत इधर उधर जाता रहता है। तो आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी जो परिवार हैं वो इंडिविजुअल हो गए हैं, यानी अलग अलग हो गए हैं। लेकिन हमारे भारतीय परिवेश में प्रारंभ से जो है संयुक्त परिवार प्रणाली को ही प्रमुखता दी गई है, और यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसको ही चित्रित करने का प्रयास लेखक ने किया है। दादा मूलराज जो कि इस पूरी एकांकी के मुख्य पात्र हैं, और साथ ही साथ ये एक वटवृक्ष की भांति अपने पूरे परिवार का संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो वटवृक्ष क्या होता है बच्चों?
वटवृक्ष जो है उसकी जो जितनी भी डालियाँ होती हैं, जितनी भी पत्ते होते हैं, शाखाएं होती हैं, वटवृक्ष बरगद का पेड़ जो है वो बहुत ही विशाल होता है और वो अपनी सभी शाखाओं और डालियों को हरा भरा रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है और उसकी जो आयु होती है वो काफ़ी लंबे समय तक होती है, कई वर्षों तक होती है। तो इसीलिए जो है उसकी जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा यहाँ पर दादा मूलराज जी के जो कैरेक्टर है उसमें दिखाई गई है, उसमें लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो प्रारंभ में ही बताया जाता है कि दादा मूलराज जी का जो बड़ा बेटा है वो शहीद हो गया है, यानी 1914 में महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए वो शहीद हो गया है। जब वो शहीद हो जाता है तो सहायता राशि के रूप में, सहायता के रूप में एक मुरब्बा ज़मीन जो है वो मूलराज जी को दी गई है सरकार की तरफ से। मुरब्बा यानी एक नापजोक का वो तरीका है, यानी कह सकते हैं कि एक टुकड़ी ज़मीन दी गई है, एक टुकड़ा ज़मीन का उन्हें दिया गया है। लेकिन दादा मूलराज जो हैं वो काफ़ी परिश्रमी व्यक्ति हैं और अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से उन्होंने एक मुरब्बे के 10 मुरब्बे बना लिए। ठीक है, यानी एक मुरब्बा, एक टुकड़े ज़मीन का उन्होंने 10 टुकड़ा ज़मीन बना लिया और एक चीनी का कारखाना और डेयरी फार्म, इस तरह की चीज़ें उन्होंने खोल ली, यानी काफ़ी विस्तार कर लिया उन्होंने। अपनी मेहनत से एक अच्छा खासा पूरा बिजनेस उन्होंने खड़ा कर लिया और इसकी जो देखभाल है उनके बेटे और उनके पोते लोग कर रहे हैं। ठीक है, और दादा मूलराज जी का एक पोता है जो कि जिसका नाम परेश है, वो नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हो गया है, उस पर सेलेक्ट हो गया है वो। और यही कारण है कि नायब तहसीलदार के पोस्ट पे, चूँकि सरकारी महकमे में एक अधिकारी के पद पर वो कार्यरत है, तो उसका जो विवाह है वो भी एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की से होता है और एक कुलीन घर की लड़की से होता है, एक बड़े घर की लड़की से होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गांव में दादाजी की जो प्रतिष्ठा थी वो पहले तो थी ही अधिक, अब और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनका जो पोता है, ग्रैंडसन जो है, वो ग्रैंडसन जो है एक अधिकारी के पद पर हो गया है और उसकी जो बहू है यानी उसकी जो पत्नी है वो भी जो है एक अच्छे घर से आई है, पढ़ी लिखी है। तो कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठा गांव में बढ़ जाती है। और ये जो एक तरफ तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, लेकिन एक तरफ थोड़ी सी यहाँ पर हलचल उत्पन्न हो जाती है परिवार में, एक मतभेद की स्थिति आ जाती है, क्योंकि विचारों में थोड़ी सी भिन्नता है, इस वजह से वो मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर प्रारंभ में लेखक ने बताया है कि बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी, ये लोग जो हैं सामान्य सी युवत नारी हैं, सामान्य स्त्रियां हैं। और इन सब में जो है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जो है वो इंदू है, इंदू जो कि इस घर की लड़की है और दादाजी इसे बहुत प्रेम करते हैं, अपनी पोती को। और इन प्रारंभ में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि किसका कमरा कहाँ है, पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो उस डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और फिर जब प्रारंभ होता है तो उसमें ये दृश्य आता है, क्योंकि ये पूरी जो एकांकी है उसको 3 दृश्यों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 3 दृश्यों में विभाजित किया गया है, लेकिन एक ही घर में अलग अलग समय पर उसको चित्रांकित किया गया है। तो पहले दृश्य में दिखाता है कि इंदु जो है वो थोड़ी सी झुंझलाती हुई, परेशान सी, थोड़ी सी क्रोध में वो आकर के बाहर तखत पे बैठ जाती है, क्योंकि वहाँ पे उस घर में जो है एक बरामदा है, एक आंगन टाइप का है, जहाँ पर सभी जो स्त्रियाँ हैं घर की, सब काम धाम करने के पश्चात वहाँ पे धूप सेकती हैं या चरखा काटती हैं या बातचीत करती हैं, एक दूसरे से हंसी ठिठोली करती हैं। तो वो उनका प्लेस है, स्थान है उस जगह पे। तो वहाँ पर इंदु आती है एक झुंझलाहट के उसमें, और जो बड़ी बहू है यानी बड़ी भाभी की जो बहू है वो उसको आकर के पूछती है कि क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो, क्या झुंझलाहट है, इस टाइप का। तो फिर इंदु उसे बताती है कि छोटी बहू यानी बेला ने रजवा को काम से हटा दिया है और वो कह रही थी कि उसे काम करना नहीं आता। तो इंदु उनसे कह देती है कि नौकरों से काम कराने का भी एक तरीका होता है। तो
तो इस पर छोटी बहू जो है उसे थोड़ा सा कुछ बोल देती है कि मैंने तो पहली बार ही यहाँ पे आकर के नौकर देखे हैं, इसके पहले तो मैंने देखे ही नहीं, मुझे सलीका नहीं पता। मैं तो इस तरह की चीज़ें कहने के पश्चात वो अपने मायके की तारीफ़ कर देती है कि मेरे मायके में इस तरह से होता था, इस तरह से। तो ये सारी बातें जो हैं उसे इंदु को थोड़ी बुरी लगती हैं और फिर वो चली आती है, तो उसी से वो थोड़ी सी नाराज़ है। ठीक है, तो चूँकि जब भी घर परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो निश्चित रूप से वो जितने वर्ष तक दूसरे घर में रहा है तो वहाँ के उसके संस्कार हैं, उसकी जो वहाँ की चीज़ें हैं उसके अनुसार वो यहाँ पे तुलना अवश्य करेगा। ये तो एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है। तो उसी स्वाभाविकता को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है एकांकी में। तो यहाँ पर छोटी बहू जो है वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो अपने घर परिवार में जिस तरह से रह के आई है उसको ही वो चाहती है यहाँ पर, क्योंकि उसकी आदत सी पड़ी है। और इंदु चूँकि उसे बुरा लगता है कि उसके घर परिवार की बुराई हो रही है, तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, मतभेद ही है, आपसी मनमुटाव है, जो कि जिसके कारण जो है यहाँ पर एकांकी में इस समस्या को दिखाया गया है। ठीक है, तो तभी जो है फिर घर की और भी जो औरतें हैं, छोटी भाभी हैं, और ये लोग जो है आकर के वो लोग भी पूछने लगती हैं कि क्या हुआ, ये सारी बातें वो पूछती हैं। उसी में मंजली भाभी जो हैं, मंजली भाभी की जो बहू है, मंजली बहू, ये थोड़ी सी हंसमुख प्रवृत्ति की है और वो भी आती है और वो हंसते हुए आती है। वो बताती है कि आज तो परेश भाई की जो है वो लग पड़ी, परेश भाई जो है परेशान हो गए, क्योंकि मंजली बहू का देवर लगेगा ये परेश जो है। तो भाभी और देवर के बीच में एक नोकझोंक और एक हंसी मजाक वाली जो स्थिति होती है वो तो होती ही है। तो इस मजाक के उसमें ही जो है वो आकर के परेश के विषय में कहती है कि उन दोनों की वो छत पर गई थी, तो परेश और बेला की उसने बातें सुनी। बेला जो है वो परेश से कह रही थी कि ये पुराने फर्नीचर हटा दिए जाएं, क्योंकि ये पुराने हैं और मुझे फैशनेबल फर्नीचर चाहिए, ये अच्छे नहीं लगते, तो ड्राइंग रूम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी बातें वो परेश से कहती और परेश उसको बोलता है कि इतने समय तक मेरे बाप दादा लोग इसी चेयर पे बैठे हैं और मैं कैसे हटा दूं, क्योंकि ये संस्कारी बच्चा है, उसे लगता है कि नहीं जो भी चल रहा है परिवार में वही चलता रहे। लेकिन ये चूँकि आधुनिक विचारों की है, पढ़ी लिखी है, एक बड़े घर से आई हुई है, तो वो उसे थोड़ा खराब लगता है, उसे चाहती है कि थोड़ा फैशनेबल उसका कमरा हो, अच्छे से हो। तो इन सारी बातों को वो सुन करके आती है मंजली बहू, तो सारे लोगों को बताती है और सभी हंसते हैं कि इस तरह से बातचीत हो रही है। मंजली बहू तो उसकी पूरी सी लगा पड़ी है, मतलब कह सकते हैं कि परेश भाई की उसके आगे चल नहीं रही है और वो परेशान होकर के दादाजी के पास चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि रजवा भी जो है वो उसको हटा दिया है बेला ने, तो वो भी परेशान है। तो जो छोटी भाभी हैं वो भी कहती हैं कि उसको नहीं हटाना चाहिए था रजवा को। इस तरह से बातचीत आपस में सारी घर की औरतें करती हैं। लेकिन तभी दादाजी के खांसने की आवाज़ आती है, तो सभी जो है अपने अपने काम में लग जाती हैं। और छोटी भाभी जो है वो अपनी बेटी इंदु से कहती हैं कि जा कर के कमरे से कपड़े ले आओ दादाजी के, जो कि बेला को धुलने के लिए दे गए थे। वो पढ़ी लिखी है तो वो कहाँ से ये सब काम करेगी, तो तुम ले करके आओ वहाँ से और मैं धुल दूँ या तुम धुल दो, इस तरह की बात वो करती हैं। तो इस पर इंदु चूँकि झुंझलाई हुई है, तो इंदु कहती है कि क्या उनके हाथ जो है नमक मिट्टी के बने हुए हैं जो गल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का टोन वो बोलती है क्योंकि उसे झुंझलाहट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दृश्य जो है, पहला दृश्य खत्म हो जाता है। अगला दृश्य है, दूसरा दृश्य आता है उस जगह का जहाँ पर दादाजी बैठे हुए हैं। दादाजी जो है आधा लेटे हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं। ठीक है, हुक्का जो चिलम टाइप का होता है, तो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। पुराने समय में बुढ़े लोग जो हैं वो पीते थे, तो हुक्का पी रहे हैं। और उनका जो करमचंद, जो उनका मंझला बेटा है, वो उनके पैर दबा रहा है। और ये जो बच्चे हैं, मल्लू, जगदीश, भासी, ये सब बच्चे जो है वो खेल रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर उन्होंने जो बरगद के पेड़ की जो डालियाँ टूटी हुई हैं उसको ला करके आंगन में उन्होंने लगा दिया है और उसको पानी डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके दादाजी जो है वो कहते हैं कि बच्चे जो है आंगन में डालियों को लगा रहे हैं, तो अगर पेड़ से कोई डाली टूट गई है तो उसमें चाहे जितना भी पानी दे दो वो सरसता नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब बातें वो करमचंद से कहते हैं और वो करमचंद को कहते हैं कि मैं अपने इस पूरे परिवार को इस पेड़ की तरह समझता हूँ, बरगद के पेड़ की तरह। और बरगद के पेड़ की भांति ही ये जो पूरा जो परिवार है, हम सब इसकी डालियाँ हैं।
और इसकी किसी भी डाली को मैं अपने से अलग होने देना नहीं चाहता हूँ। इस तरह की बातें वो करमचंद से कहते हैं। तो करमचंद उन्हें बताते हैं कि हमारे घर की एक डाली जो है, हमारे घर का एक सदस्य जो है इस पेड़ से अलग होना चाहता है। तो इस पर वे करमचंद जी जब उन्हें बताते हैं तो दादाजी को लगता है कि ऐसा कौन है जो अलग होना चाहता है। तो वो बताते हैं कि परेश जो है अलग होना चाहता है। तो पूछते हैं कि परेश को परेशानी है, तो वो बताते हैं कि परेश को परेशानी नहीं है, बल्कि बेला उसकी जो पत्नी है उसको परेशानी है। उसे घमंड है, अपने मायके का घमंड है, बड़े परिवार से आई है इसलिए घमंड है। उसे मलमल का कपड़ा दिया गया था रजाई के लिए, लेकिन उसे पसंद नहीं है। और ये सारी बातें जो है करमचंद उन्हें बताते हैं, वो अपने आप को गर्व करती है। तो ये यहाँ की बुराई करती है, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों से वो घृणा करती है। तो ये सब बातें जब वो सुनते हैं दादाजी, तो वो बोलते हैं कि वो तो अपने घर की अकेली इकलौती संतान है और बड़े घर से आई है, तो वहाँ का रहन सहन है, तो ये सब चीज़ों में उसे वक्त लगेगा। और यदि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसे दूर किया जाए, शिकायत को दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब खरोच लगती है उसी समय अगर उसकी दवा कर दी जाए तो वो घाव नहीं बनने पाता और नासूर नहीं होता है। तो ये सब बातें करमचंद से वो कहते हैं और वो बोलते हैं कि यदि किसी को किसी से घृणा है तो घृणा के बदले अगर उसे घृणा ही मिलेगी तो निश्चित रूप से वो घृणा जो है वो समस्या उत्पन्न करेगी और निश्चित रूप से जो बहू है वो अलग होना चाहेगी ही जाएगी। लेकिन अगर घृणा के बदले में उसे स्नेह मिलेगा, उसे प्यार मिलेगा, तो निश्चित रूप से एक समय बाद वो घृणा जो है वो धूमिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि महानता जो है वो बातों से नहीं बताई जाती है, बल्कि व्यवहार से लोगों को अनुभव कराई जाती है, यानी कहने की चीज़ नहीं है। यहाँ पर दादाजी के जो परिपक्वता है, उनकी जो अनुभवशीलता है, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है लेखक ने। और उससे ही जो है वो बताते हैं कि छोटी बहू जो है अपनी जगह सही है, वो अभी अभी आई है, तो नए सदस्य को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो इन्हीं सब बातों को वो करमचंद से समझाते हैं। तभी परेश आता है और दादाजी जो है उससे पूछते हैं कि मंजली ये छोटी बहू को जो कपड़े दिए गए थे उसने धुल दिए। तो परेश बताता है कि नहीं, उसने नहीं धुले हैं। और वो सारी बातें फिर थोड़ा सा वो बात करना चाहता है। तो दादाजी जो है उससे कहते हैं कि बहू को यदि रजाई के कपड़े नहीं पसंद है, फर्नीचर नहीं पसंद है, तो उसे तुम बाज़ार ले जाओ, उसके साथ उसको जो है फैशनेबल जो भी कपड़े हैं, जो भी फर्नीचर है उसे दिलाओ, उसकी पसंद की चीज़ें दिलाओ, ताकि उसे भी खुशी महसूस हो, वो घर की सदस्य है। मैं तो सोचता था कि वो पढ़ी लिखी है, वो सुशिक्षित है, तो वो जब इंदु का विवाह होगा उसके दहेज के लिए वो सारे सामान इकट्ठा करवाने में मदद करेगी। तो ये सारी बातें दादाजी परेश से कहते हैं। तो इस पर परेश जो है वो बताता है कि उसका मन यहाँ पर नहीं लगता है, इस घर में के बीच में वो अकेलापन महसूस करती है, सभी इसकी शिकायत करते हैं और वो कहती है कि सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे काम कराते हैं, वो छोटी है तो उसे दबाते हैं। तो इस तरह का जो वातावरण है वो सारी बातें वो बताता है परेश जो है। और वो चूँकि मतलब कह सकते हैं कि वो अलग रही, अकेले रही हुई है, तो इन सारे चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पा रही और सारे लोग उसकी शिकायत भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से वो परेशान है, बेचैन है। तो उसकी जो बेचैनी है उसके तहत वो अलग रहना चाहती है, वो स्वतंत्र होकर, मेनली वो किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती अपनी जीवन में और वो अलग रहना चाहती है। तो इस पर वो कहता है कि जो बाग वाला मकान है, अगर कुछ समय के लिए वहाँ पे रहने की इजाज़त दादाजी दे देते हैं तो वहाँ पर वो लोग वहाँ जा कर के रह लेते हैं, जब तक कि उसका ट्रांसफ़र नहीं होता, तब्दीली नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इस पर दादाजी कहते हैं कि ठीक है, इसका आसान सा जो उपाय है, यानी इस समस्या का जो समाधान है आसान रूप में, तो वो यही है कि बाग वाला घर तुम्हें दे दिया जाए और तुम वहाँ जाके रहो और वो भी प्रसन्न रहे। लेकिन मेरे जीते जी ये चीज़ नहीं होगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार की किसी भी एक सदस्य को अपने से पृथक नहीं कर सकता। यानी इस बरगद का जो पेड़ है उसकी एक भी डाली अगर सूख जाए या टूट करके अलग हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। मेरे जीते जी ये चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, तो दादाजी उससे कहते हैं कि तुम ठीक है जाओ, यहाँ मैं परिवार के जो सदस्य हैं उनको समझा दूंगा, उसका आदर सम्मान सब बना रहेगा और तुम अपनी तरफ से कोशिश करना कि उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ठीक है, तो ये सारी बातें वो परेश को समझाते हैं और फिर जो है वो चला जाता है परेश। और परेश के जाने के पश्चात दादाजी जो है वो
सारे जो घर के सदस्य हैं यानी बेला को छोड़ करके बाकी के जो सदस्य हैं सबको वो अपने पास बुलाते हैं और सबसे वो कहते हैं कि जो छोटी बहू है बेला उसका आदर सम्मान करें, वो सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, उसके पढ़े लिखे का लाभ उठाना चाहिए और हम सब में वो जो है वो अक्ल से बड़ी है, यानी कोई भी मनुष्य जो है वो उम्र से छोटा नहीं होता है या छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपनी बुद्धि अपनी परिपक्वता से बड़ा होता है। तो यहाँ पर वो पूरे परिवार को ये समझाते हैं कि छोटी बहू जो है वो पढ़ी लिखी है, परिपक्व है, समझदार है, बुद्धिमती है, तो अक्ल में वो बड़ी है, तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए और उसकी बुद्धि का लाभ उठाना चाहिए। तो सभी घर के जो सदस्य हैं उसका आदर सम्मान करें, उसके जो काम हैं उसके काम को बांट लें, उसके ऊपर किसी प्रकार का बोझ न दें, तो उसका सम्मान बना रहे, इस बात का वो ध्यान रखें। क्योंकि वो अपने परिवार के पूरे इस परिवार को वो वट वृक्ष की भांति समझते हैं और इस वट वृक्ष की ये जो पूरा सभी जो लोग हैं वो वट वृक्ष की डालियां हैं और वो नहीं चाहते कि इस वट वृक्ष की कोई भी डाली जो है इससे अलग हो, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन वो स्वयं ही नहीं होंगे। यानी यदि कोई अगर उन्होंने ये सुन लिया कि छोटी बहू का निरादर हुआ या उससे वो पृथक होने की बात कर रही है, तो इस तरह का कुछ भी ऐसा होता है तो वो अपने आप को ही दोषी मानेंगे और वो ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरे परिवार को समझाते हैं और विशेष रूप से वो इंदु को और मंजली बहू को समझाते हैं। इंदु को वो समझाते हैं कि वो तुम्हारी बड़ी भाभी है और उनको सम्मान दो, उनका वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो उनसे तुम उनके सम्मान के साथ उनसे आदर सत्कार के साथ बातचीत किया करो। और मंजली बहू से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी हंसी मजाक की आदत है तो तुम उन लोगों तक ही सीमित रहो जो लोग तुम्हारी इस हंसी मजाक को समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दादाजी जो है वो सारे लोगों को समझाते हैं और सारे लोग जो है वहाँ से फिर चले जाते हैं। सभी लोग जो है सब आदर सत्कार जो है के साथ उससे बहू के साथ बात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। दादाजी फिर बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगते हैं वटवृक्ष की। ठीक है, तो ये दूसरा दृश्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर तीसरा दृश्य आता है। तीसरे दृश्य में ये चित्रांकित किया है लेखक ने कि जो छोटी बहू है बेला जो है वो बरामदे में टहल रही है धूप में और कुछ पढ़ रही है और कुछ पढ़ते पढ़ते वो सोच रही है और अपने आप में ही बड़बड़ा रही है कि इस परिवार के लोग जो हैं उनका व्यवहार समझ में नहीं आता। वो पल में तोला पल में मासा है, यानी पल में बहुत गर्म हो जाते हैं, पल में बहुत नर्म व्यवहार कर रहे हैं। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सारे लोग जो हैं उसके साथ थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और उसी समय जो है छोटी भाभी उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, जो फर्नीचर जो है निकलवा दिया, फर्नीचर हटा दिया, सब पुराने फैशन के हो गए थे, इस तरह से वो बोलती हैं। और रजवा के लिए भी वो कहती हैं कि वो काम सीख जाएगी, थोड़ा सा वक्त दो, उसे तुम सिखा दो। तो इस तरह की बातें वो करती हैं। तो छोटी बहू जो है बेला जो है उनसे कहती भी है कि ठीक है, कोई नए नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, उससे ही काम चल जाएगा, वही ठीक है, आप बैठिए। तो वो भी चाहती है कि उनके साथ बैठ के बातचीत करें, लेकिन छोटी भाभी जो है उससे कहती हैं कि ठीक है, तुम पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई में मैं बिना मतलब का व्यवधान नहीं डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कहते हुए वो चली जाती हैं। बेला अपना सोचती ही रहती है। फिर घर की जो और अन्य जो महिला सदस्य हैं, यानी बड़ी बहू, मझली बहू, ये सारे लोगों का एक दृश्य दिखाता है। यानी कई घटनाक्रम ऐसे दिखाते हैं जिसमें कि लोग बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय बेला अगर पहुंच जाती है तो वो लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसी में बड़ी बहू जो है वो छोटी बहू बेला से कहती है कि तुम रजवा को हटा दो और उसकी जो बहू है उसको काम पे रख लो, इस तरह से कहती है। और फिर ये भी कहती है कि तुम अक्ल में हम लोगों से बड़ी हो। तो ये सब सुन करके बेला को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि मुझे कांटों में मत घसीटिए। तो ऐसे कई वाक़ये होते हैं जिससे कि बेला को लगता है कि वो बिल्कुल ही अपरिचित है, लोग जो है उसके साथ अपरिचितों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वो अपने पति परेश से कहती है कि मुझे मायके भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग जो है मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मैं अपरिचित हूँ, और सभी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, मुझे कोई काम करने नहीं देते हैं, मेरा इतना आदर सम्मान कर रहे हैं। तो इस तरह से
जब परेश सुनता है तो वो कहता है कि पहले तुम्हें ये समस्या थी कि कोई तुम्हारा आदर सम्मान नहीं कर रहा है, कोई सभी तुम्हें दबा के रख रहे हैं, तुम्हें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, और अब तुम कह रही हो कि लोग जो है तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो तुम वास्तव में तुम क्या चाहती हो। तो ये जो छोटी बहू बेला है वो सिसकने लगती है और वो कहती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस तरह का मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, बस मुझे इतना पता है कि मुझे आदर सत्कार और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और वो सिसकने लगती है, रोने लगती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जो बेला है छोटी बहू, वो भी परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहती है, लेकिन यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज़ें हैं, परिवार के लोग उसे नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो परेश से कहती भी है कि परिवार के लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और मैं भी उन लोगों को नहीं समझ पा रही हूँ, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज़ें हैं वही वो कहती है और चाहती है कि वो परिवार के साथ मिलजुल करके रहे। तो उसी बात पे फिर वो सिसकने लगती है। तभी जो है इंदु बाहर से आती है और उसको देखती है तो कहती है कि आप रो रही हैं, क्या बात है भाभी जी, इस तरह से आप परेशान हैं। तो बेला कहती है कि तुम भगवान के लिए मुझे भाभी जी मत कहा करो, मुझे भाभी ही कहो, मैं इतना ही चाहती हूँ। तो इस पर इंदु उसे बताती है कि दादाजी ने ही हम लोगों को कहा है कि आपका आदर सत्कार करें, आपसे काम न करवाएं, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि परेश भाई ने बाग वाले मकान में जाने की बात कही है और दादाजी नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो है उनसे पृथक हो। और इस वटवृक्ष, दादाजी जो है इस पूरे परिवार को वटवृक्ष की भांति समझते हैं और इसकी कोई भी डाली टूट कर सूख जाए ऐसा वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है इंदु अपनी बेला को बताती है, तो बेला को भी ये समझ में आता है और वो फिर उसके बाद वो इंदु से कहती है कि मैं, तुम लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, मिलजुल कर रहना चाहती हूँ और सब तुम लोगों के साथ हंसी मजाक काम धाम करना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद दोनों में आपस में बातचीत होने के बाद वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ कपड़े धुलती हूँ। तो इंदु के साथ वो कपड़े धुलने के लिए चली जाती है। तभी दादाजी उधर से आते हैं, जब देखते हैं कि बहू बेला जो है वो काम कर रही है, कपड़े धुल रही है, तो इंदु को वो डांटते भी हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि भाभी ने ही ज़बरदस्ती की है, मैंने तो उन्हें मना किया। तो ये सुन करके, भाभी शब्द सुन करके दादाजी उस पर नाराज़ होते हैं और उसको कहते हैं कि तुमको मैंने कहा था कि भाभी जी कहना, तो उन्हें आदर सम्मान देना, लेकिन तुम भाभी कह रही हो। तो इस पर इंदु कहती है कि भाभी ने ही मुझे ऐसा कहने के लिए कहा है। और फिर बेला जो है वो दादाजी के पास आकर के कहती है कि दादाजी क्या आप ऐसा चाहेंगे, आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस वृक्ष की डाली जो है वो उससे पृथक होकर के सूख जाए, लेकिन क्या आप ऐसा चाहेंगे कि इस वृक्ष की जो डाली है उस पर लगे लगे ही सूख जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि वृक्ष की जो संयुक्त परिवार है, ये उस संयुक्त परिवार से अलग होकर के वो सदस्य अलग हो जाए, तो वो तो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि इस संयुक्त परिवार में रहते हुए भी ये जो सदस्य है वो अलग थलग सा पड़ा रहे, अकेला पड़ा रहे, तो क्या आपको ऐसे सही लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यानी यहाँ पे बेला जो है वो अपनी जो व्यथा बताती है, अपना जो दुख है वो इसी वटवृक्ष के माध्यम से ही व्यक्त करने का प्रयास करती है और फिर एकांकी की कथा वस्तु यहीं पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर जो कहने का जो भाव है लेखक का, ये पूरा जो संयुक्त परिवार का जो रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की है, उसमें वटवृक्ष जो है वो मुख्य है, यानी उसके माध्यम से ही पूरी कथा को प्रस्तुत करने का लेखक ने प्रयास किया है। क्योंकि बीच बीच में मूलराज जी जो हैं वो वटवृक्ष का ही उदाहरण देते रहते हैं और अपने पूरे परिवार को वटवृक्ष की भांति कहते हैं, उसका जो डालियां हैं उसको सूखने देना नहीं चाहते हैं। और लास्ट में जो बेला है वो वटवृक्ष का ही उदाहरण दे करके वो कहती है कि क्या आप ऐसा चाहेंगे कि इस वटवृक्ष पर लगी हुई जो डाली है वो उससे लगे लगे ही टूट जाए, सूख जाए, ठीक है। तो सूखी डाली, इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक रखा है लेखक ने। तो इस पूरी एकांकी के माध्यम से लेखक जो हैं वो लोगों को संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि संयुक्त परिवार में
बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन इन समस्याओं का निवारण जो है वो बहुत ही मिलजुल करके सामंजस्यपूर्ण सहनशीलता के साथ अगर निवारण किया जाए तो वो निवारण हो सकता है। और जो एक मुखिया होते हैं, जो संरक्षक के रूप में, जैसे आज की जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं वो एक डिक्टेटरशिप का नाम देते हैं, तानाशाह का नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में एक मुखिया का होना परिवार में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दादा मूलराज जो हैं वो एक मुखिया के रूप में, एक संरक्षक के रूप में पूरे परिवार को बांधे हुए हैं। उनकी जो परिपक्वता है, उनकी जो अनुभवशीलता है, उस अनुभवशीलता का जो लाभ है वो उस पूरे परिवार को मिलता है, क्योंकि वो पूरे परिवार को जोड़े रखते हैं। और जब सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं तो कई छोटी छोटी समस्याएं भी होती हैं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो घर में आने ही नहीं पाती हैं, और कोई अकेलापन नहीं महसूस करता है, पूरा परिवार एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आज का जो समय है, यानी आधुनिक समय में इंडिविजुअल फैमिलीज हो गई हैं, सभी जो है एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहते, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता जो है अगर अराजकता बन जाए, यानी स्वतंत्र किसी भी चीज़ की, जैसे कहते हैं ना बच्चों की, अति अच्छी नहीं होती है, तो स्वतंत्रता जो है वो अति अच्छी नहीं होती है। तो एक ऐसे मुखिया का होना, उसकी परिपक्वता, उसकी अनुभवशीलता, उसकी जो व्यवहारिकता है, उसकी जो सोच है, उसका जो होना भी आवश्यक होता है, जो कि परिवार को बांधे रखता है। ठीक है, तो पूरी एकांकी जो है वो लेखक पूरी एकांकी के माध्यम से संयुक्त परिवार के, जॉइंट फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है उसको ही बताने की कोशिश लेखक ने की है। तो इस इम्पोर्टेंस को आज के जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं वो उस लेवल तक नहीं समझ पाते बच्चों, लेकिन फिर भी हमारे जो भारतीय समाज में जॉइंट फैमिली की जो प्रमुखता है वो हमेशा से है, और आज भी बहुत सारी जगहों पे हमें ये देखने को मिलती है। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो निश्चित रूप से हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो लेखक जो है इसके माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था सारांश बच्चों, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारांश समझ में आ गया होगा, और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो आप जान लीजिए, ताकि जब भी आप एकांकी पढ़िए तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ आप एकांकी से आप कहीं नोट कर लीजिए, या फिर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो मैं बता देती हूँ, तानाशाही यानी स्वेच्छाचारिता, निरंकुश शासन, अराजकता, अनियंत्रित एवं विधि विरोधी शासनावस्था, निंदनीय, बुराई के योग्य, काम आना यानी मारा जाना, कुटुंब, परिवार, यूनिट, इकाई, प्रभुत्व, अधिकार, श्रेष्ठता, आच्छादित, ढका हुआ, कवर्ड। ठीक है, निष्ठा, विश्वास, प्रतिष्ठित, सम्मानित, पतोहू यानी पोते की पत्नी यानी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, और कोलाहल यानी शोर, निस्तब्धता, खामोशी, मिश्रानी घर में काम करने वाली स्त्री, स्तंभ, जड़, ठहरा हुआ, सलीका, योग्यता, फुअड़ जिसे भली भांति काम करना न आता हो। ठीक है, गंवार जिसको कह सकते हैं, और जिसे सलीका ना आता हो किसी चीज़ का। फिर है बरबस यानी ज़बरदस्ती। फिर है गज भर की ज़बान यानी बहुत बोलना। बेडोल, टेढ़ा मेढ़ा, गुसलखाने, स्नानागार, बाथरूम। और दर्प का मतलब हो गया घमंड, मलमल, बारीक कपड़ा, घृणा, नफरत, घिन। और ठूठा यानी ठूठ जो होता है, यानी जो बिना पत्तों और सूखी जो शाखाएं होती हैं उसको कहते हैं। और शीतल, ठंडा, अब्रे यानी ऊपर का पल्ला यानी कवर जो होता है। और हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी और इंटरफेरेंस कह सकते हैं। उद्विग्नता, आकुलता, परेशानी। अन्य मनस्कता यानी कि जिसका मन कहीं और लगा हो। परामर्श, सलाह, निरादर, अपमान, ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करना, सुदृढ़, मजबूत। वृथा यानी बेकार। सुसंस्कृत, अच्छे संस्कारों वाली। रुचि, पसंद या इच्छा। रुआसी यानी रोने जैसी हालत में। नीरवता, शांति या साइलेंस। विटप यानी वृक्ष और पेड़। ठीक है, तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है बच्चों। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी इसे समझने में, कहीं नोट करके रख लीजिए। तो जब भी आप एकांकी पढ़ेंगे तो उसके साथ आप उसको रखिए, ताकि आपको एकांकी के जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, वो अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो एकांकी समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये रहा बच्चों एकांकी सूखी डाली।
जिसका सारांश मैंने बता दिया, एकांकीकार के संबंध में भी मैंने बता दिया आपको, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पूरी एकांकी की जो कथा वस्तु है वो समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चों हम लोग इस एकांकी के जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी एकांकी के शीर्षक की सार्थकता, एकांकी का स्वरूप और एकांकी का उद्देश्य, इस तरह के जो प्रश्न हैं या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ इंपॉर्टेंस पैराग्राफ की, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी ताकि आपको एकांकी अच्छी तरीके से समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।